हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव। आपको राजीव गुरुकुल में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का क्या सिलेबस है। मैं जीपी धनबाद के लेक्चरर हूँ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। तो आज आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हम ही टीच करेंगे स्टूडेंट, हम ही पढ़ाएंगे आपको डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर और नेटवर्क थ्योरी। तो पिछले क्लासेस में नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस का डिस्कशन किए थे स्टूडेंट। आज आपको सिलेबस का डिस्कशन करेंगे डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर में। तो डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर में स्टूडेंट आपका डिजिटल का सिलेबस को मतलब बताएंगे और माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, क्योंकि ये सिलेबस को दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। एक आपका डिजिटल सर्किट और दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आज डिजिटल सर्किट में आपको क्या क्या पढ़ना है और बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो डिजिटल सर्किट में जो भी सिलेबस है स्टूडेंट, वो सिलेबस को 5 मॉड्यूल में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 गो मॉड्यूल है, पांचों मॉड्यूल आपको पढ़ना है। यदि आप पांचों मॉड्यूल पढ़ लोगे तो आपका डिजिटल सर्किट का सिलेबस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगा। और 2-3 मॉड्यूल है आपका माइक्रो प्रोसेसर का, तो टोटल आपका 8 मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट मॉड्यूल में आपका क्या सिलेबस है। ठीक, तो फर्स्ट मॉड्यूल में स्टूडेंट नंबर सिस्टम एंड कोड्स। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नंबर सिस्टम और कोड्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली आपका जो सिलेबस में दिया गया है स्टूडेंट कि आपको पढ़ना है कि बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर बेसिकली उस तरह के नंबर को बोलते हैं जिस नंबर का रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 के फॉर्म में होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, 2 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस आपका क्या होगा, 2 होगा, और बाइनरी नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे समझते हैं। आगे आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है, वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम उस तरह के नंबर सिस्टम को बोलेंगे जिसका आपका रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके 7 तक होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो नंबर है आपका ऑक्टल नंबर है। इसका जो बेस होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, 8 होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 16 होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को हम लोग ए से नोटिफिकेशन करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, उसके बाद आपका 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट। ये भी चीज आपको याद रखना है। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपको डेसिमल भी पढ़ना है। डेसिमल में जो स्टूडेंट जो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 0 से लेके 9 तक में होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, 10 होगा। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। बाइनरी किसको बोलेंगे, ऑक्टल किसको बोलेंगे, हेक्साडेसिमल किसको बोलेंगे, डेसिमल किसको बोलेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आपको कन्वर्सन आना चाहिए कि आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्सन करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा, कोई नंबर आपका बाइनरी में दिया जाएगा, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसका हम लोग फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। विभिन्न तरह के कंडीशन कन्वर्सन हम क्या करेंगे, सीखेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज तो आपको सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, मोटा मोटी रफ स्केच बता रहे हैं कि कैसे आपको इसको तैयार करना है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया हो स्टूडेंट। इन
इंटर कन्वर्सन, मतलब आप बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, आप कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन करोगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है कि बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है कि बाइनरी का अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह करोगे। यदि आपका बाइनरी का एडिशन बोला जाए, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन बोला जाए, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन बोला जाए और बाइनरी का डिवीजन बोला जाए, तो आपको आना चाहिए कि दो बाइनरी नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, दो बाइनरी नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो बाइनरी नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और दो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कैसे डिवीजन करेंगे। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, बाइनरी अर्थमेटिक हो गया। ये भी चीज आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, चलो अब देखो कोड में आपको कुछ कुछ पढ़ना, डिमिनिसेस, रेडिक्स एंड रेडिस, कंप्लीमेंट, और आपसे पूछेगा स्टूडेंट बीसीडी कोड। तो आपको बोलना है कि बीसीडी कोड बेसिकली उस तरह के कोड को बोलते हैं कि ईच एंड एवरी नंबर, पर्टिकुलर नंबर को हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सके, उसी को क्या बोलेंगे, बीसीडी नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब ईच एंड एवरी नंबर को कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, इसको क्या बोलेंगे, बीसीडी कोड बोलेंगे। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल, जो आपका लाइज करता है 0 से लेके 9 तक के बीच में। इसका मतलब है स्टूडेंट, यदि आपको 8 का यदि बीसीडी कोड लिखने के लिए बोला जाए तो आपको लिखना होगा 1000, मतलब एक नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। ये भी सिखाएंगे, बट आपको बता रहे हैं बीसीडी कोड का मतलब होता है बाइनरी कोड डेसिमल, ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 बिट इज नोन एज द बीसीडी कोड। बीसीडी कोड जो वैलिड होता है वो 0 से लेके 9 तक के बीच में होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट, ग्रे कोड। अब देखो स्टूडेंट, ग्रे कोड का मतलब क्या होता है। ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ग्रे कोड का यूज हम लोग केएमएफ टेक्निक में यूज करते हैं। ग्रे कोड में एट ए टाइम एक बिट का क्या होता है, चेंजिंग होता है। एरर का मिनिमाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कोड को मेंटेन करते हैं। तो ये आपको बताना है, ग्रे कोड को डिफिनेशन के तहत उसको बोलना है। और ग्रे कोड में एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, वाइस वर्सा ग्रे कोड को आप बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसका कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी कोड को ग्रे कोड में और ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्सन करेंगे। जब इसका टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तब आपको डिटेल बताएंगे कैसे कन्वर्सन करना है। चलो ग्रे कोड समझ में आ गया। अब देखो एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड को हम लोग सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ईच एंड एवरी बीट का जो नंबर होता है उसमें 3 ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस 3 कोड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये बोलना है कि एक्सेस 3 कोड जो होता है वो सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड होता है और ईच एंड एवरी नंबर में हम लोग 3 ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस 3 कोड को जनरेट करते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये आपका मॉड्यूल क्या हो रहा है स्टूडेंट, कंप्लीट हो रहा है। यदि आप इतना पढ़ लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो सेकंड मॉड्यूल में आपका क्या है, लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा में बताएंगे स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के गेट को बोलते हैं जिसमें हम लोग लॉजिकली कुछ इनपुट देते हैं। वो इनपुट आपका 0 और 1 के फॉर्म में होता है और आपका उसी का लॉजिक परफॉर्मेंस करके लॉजिकली आपका आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 के फॉर्मेट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। इसका मतलब है कि लॉजिक गेट में हम लोग लॉजिकली इनपुट देते हैं, वो इनपुट आपका 0 और 1 के फॉर्म में होता है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिक परफॉर्मेंस करके आपको आउटपुट भी जो मिलता है वो 0 और 1 के फॉर्म में मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। ये हो गया आपका स्टूडेंट लॉजिक गेट का डिफिनेशन। ठीक है, अब देखो लॉजिक गेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, पहला कैटेगरी क्या है, एक होता है बेसिक गेट। बेसिक गेट में आपका 3 गेट लाइज करते हैं। एक आपका हो गया स्टूडेंट और गेट, एक हो गया स्टूडेंट एंड गेट और एक आपका क्या हो गया, नॉट गेट। इसका मतलब है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेसिक गेट कितने तरह के होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 3 तरह के होते हैं। एक होता और, एंड, नॉट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यूनिवर्सल गेट आप
से पूछेगा कि यूनिवर्सल गेट कितने तरह के होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट का पहले डिफिनेशन बताते हैं। यूनिवर्सल गेट बेसिकली उस तरह के गेट को बोलते हैं जिस गेट का हेल्प लेके हम दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। इसका मतलब है यूनिवर्सल गेट दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, यह भी चीज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा यूनिवर्सल गेट कितने तरह के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दो तरह के होते हैं, एक होता है NAND गेट और एक होता है NOR गेट। यह भी चीज आपको याद रखना है। ये दोनों गेट जो है यूनिवर्सल गेट है, इसका हेल्प लेके हम दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे, जब हम इस मॉड्यूल को कवर करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम इस गेट का हेल्प लेके दूसरे गेट को डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक गेट होता है आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव नॉर। ये दोनों आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट है, ये भी चीज आपको याद रखना है। इसका जब जो भी आपको लॉजिक गेट पढ़ना है स्टूडेंट, उसका सिंबल याद रखना है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना है, उसके बाद उसका ट्रूथ टेबल याद रखना है, उसका सर्किट डायग्राम याद रखना है। इतना चीज यदि आप याद रख सकते हो तो लॉजिक गेट से कोई भी प्रॉब्लम आएगा, एक भी प्रॉब्लम आपका छूटेगा नहीं। इसका मतलब है कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी होता है। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a इंटू बी होता है। और आपका नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a का कंप्लीमेंट होता है। यदि इनपुट a देंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, a कंप्लीमेंट होगा। और आपका NAND गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, यह भी चीज याद रखना है, a इंटू बी का होल कंप्लीमेंट होता है। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट होता है। एक्सक्लूसिव और का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस a इंटू बी कंप्लीमेंट होता है। यह भी चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट। एक्सक्लूसिव नॉर का आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a इंटू बी प्लस ए कंप्लीमेंट इनटू क्या होता है, बी कंप्लीमेंट होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। इतना चीज याद रखोगे स्टूडेंट तो आपका लॉजिक गेट क्या होगा, पूरा पूरी कवर हो जाएगा। चलो अब देखो बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में कुछ बेसिक थ्योरम है स्टूडेंट, वो भी चीज आपको याद रखना है। एक होता है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम का दो स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू क्या होता है, बी कंप्लीमेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस क्या होता है, बी कंप्लीमेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। डिमॉर्गन थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। चलो अब देखो स्टूडेंट, कुछ बेसिक थ्योरम है और उसका प्रॉपर्टी है। तो बेसिक थ्योरम में स्टूडेंट आपको कम्यूटेटिव लॉ को याद रखना है। तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली उस तरह के लॉ को बोलते हैं, उसका स्टेटमेंट ये है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए तो आपको बोलना है ये आपका स्टेटमेंट कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। अब स्टूडेंट दूसरा स्टेटमेंट है कम्यूटेटिव का, a इंटू बी यदि इक्वल टू हो जाए b इंटू ए के बराबर, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ के बाद होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या है, आपको याद रखना होगा, a प्लस बी का ब्रैकेट, a प्लस बी का ब्रैकेट होल ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसका दूसरा स्टेटमेंट है एसोसिएटिव का, a इंटू बी का ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी। यदि ये भी बराबर हो जाए तो आपको बोलना है ये आपका स्टेटमेंट एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट, ये भी चीज आपको याद रखना है, a ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यदि ये स्टेटमेंट वो मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे ये आपका क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आपको स्टूडेंट कुछ चीज पॉइंट को याद रखना है। जैसे a प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। ये चीज आपको याद रखना हो। 1 प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपसे पूछेगा कि a प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, आपको बोलना a होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद पूछेगा स्टूडेंट a प्लस ए का
कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये भी बोलना है कि a प्लस a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये भी चीज आपको याद रखना। उसके बाद पूछेगा a इंटू a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बोलना है 0 होता है। कुछ स्टेटमेंट है, ये चीज आपको याद रखना है। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट a प्लस a का कंप्लीमेंट इंटू b इज इक्वल टू क्या होगा, आपको बोलना a प्लस b होगा। ये सब चीजों को आपको क्या करना, ध्यान देना है, क्योंकि ये सब जो आपका बुलियन प्रॉपर्टी है इसका यूज करके हम कार्नोव मैप का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे, इसीलिए मॉड्यूल आपका ऊपर में है। तो चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। जितना चीज बताएं वो आपको क्या करना है, कवर करना है। इतना चीज पढ़ लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कवर हो जाएगा। बुलियन फंक्शन, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है कि आपका कोई भी फॉर्म आपका मिसिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्म को मतलब फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। जब पढ़ाएंगे तो डिटेल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट 3 नंबर सिलेबस में आते हैं, 3 नंबर मॉड्यूल में आते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन। चलो कॉम्बिनेशनल, अब देखो डिजिटल सर्किट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट जस्ट इसके नीचे में है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं, उसके बाद इसको स्टडी करेंगे बढ़िया ढंग से। कॉम्बिनेशनल सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलते हैं जिसका आउटपुट निर्भर करता है प्रेजेंट इनपुट पर। प्रेजेंट इनपुट आप क्या दे रहे हो, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका एनर्जी स्टोरेज मतलब स्टोरेज का कैपेसिटी नहीं होता, वो स्टोर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बोलना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी चीज आपको बोलना है। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो प्रेजेंट इनपुट के अकॉर्डिंगली मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। इसका जो एग्जांपल है ये चीज याद रखना है, लॉजिक गेट जो हो गया कॉम्बिनेशन सर्किट में आएगा। उसके बाद आपका स्टूडेंट एडर हो गया, सब्ट्रैक्टर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, ये सब जितने सर्किट है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट के तहत लाइज करेंगे। आपसे पूछेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक एलिमेंट का यूज करते हैं, तो आपको बोलना है कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग फीडबैक एलिमेंट का यूज नहीं करते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सीक्वेंशियल सर्किट बेसिकली उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसका आउटपुट निर्भर करेगा प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पर। मेरा सेंटेंस को समझने का कोशिश करो। सीक्वेंशियल सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसका आउटपुट निर्भर करेगा प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग फीडबैक एलिमेंट का यूज करते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यह चीज आपको याद रखना होगा, यही आपका दोनों में डिफरेंस है, सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो आपका सीक्वेंशियल सर्किट में जो आपका एग्जांपल होगा स्टूडेंट, वो आपका लैच होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा, उसके बाद रजिस्टर होगा, काउंटर होगा, ये सब आपका सीक्वेंशियल सर्किट के तहत लाइज करेंगे। ये भी चीज आपको याद रखना है। चलो अब देखो कॉम्बिनेशन सर्किट में आपका केमैप है, केमैप मेथड स्टूडेंट। तो कार्नोव मैपिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बुलियन फंक्शन जो लॉन्ग है, उस बुलियन फंक्शन का लॉन्ग एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्नोव मैप का टेक्निक का यूज करके उस बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। अब बोलोगे स्टूडेंट कि कोई भी बुलियन फंक्शन को सर आप मिनिमाइजेशन क्यों कर रहे हो, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट कि कोई भी बुलियन फंक्शन को हम मिनिमाइजेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई भी सर्किट का जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो कॉस्ट बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है जब हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरा कॉस्ट का जो रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट आपका घट जाएगा सर्किट को डिजाइनिंग करने में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सर्किट का डिजाइनिंग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उस सर्किट को रिड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू सम वेरियस मेथड के द्वारा। इसका मतलब है कि केमैप का यूज करके हम सर्किट का डिजाइनिंग कर सकते हैं कम कॉस्ट का यूज करके, मतलब कम दाम में हम सर्किट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ
मेथड है आपका 2 वेरिएबल केएमएफ होता है, एक होता 3 वेरिएबल, एक होता 4 वेरिएबल, ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद केएमएफ को जब हम डिजाइनिंग करेंगे उसका 2 पार्ट होता है, एक होता एसओपी मतलब उसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक होता पीओएस उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। ये दोनों चीज आपको क्या करना है, पढ़ना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो सभी चीज को बताएंगे कि कैसे आपको केएमएफ मेथड से कोई भी बुलियन फंक्शन को कैसे मिनिमाइजेशन करना है। चलो अब देखो इसी में कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर पढ़ना है। इसका मतलब है स्टूडेंट बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर में आपका एडर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता हाफ एडर और एक होता फुल एडर। हाफ एडर बेसिकली 2 बीट का एडिशन होता है और फुल एडर में 3 बीट का एडिशन होता है। इसका मतलब है जब भी आप किसी भी बुलियन मतलब बाइनरी नंबर को ऐड करोगे तो आपको सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। तो आपका जब मतलब हाफ एडर का डिजाइनिंग करोगे तो 2 बीट का एडिशन होगा, तो 2 बीट का जब एडिशन करोगे तो आपका सम का एक्सप्रेशन आएगा और कैरी का एक्सप्रेशन आएगा। तो सम का जो एक्सप्रेशन आएगा ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कैरी का जो एक्सप्रेशन आएगा ए इंटू बी आएगा, ये भी चीज आपको स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फुल एडर में भी आपका आएगा, फुल एडर में आपका जो सम का एक्सप्रेशन आएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा, ये भी चीज आपको याद रखना है। कैरी का जो एक्सप्रेशन होगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए होगा। इसको हम लोग मिनिमाइजेशन करके ये फंक्शन को लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, एडर का 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, हाफ एडर और फुल एडर। सबट्रैक्टर का भी 2 पार्ट है, एक होता हाफ सबट्रैक्टर, एक होता फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर का भी आपका हाफ सबट्रैक्टर में आपका जब सबट्रैक्शन करोगे तो डिफरेंस आएगा, बोरो आएगा। डिफरेंस का भी आपका एक्सप्रेशन होता है, बोरो का भी एक्सप्रेशन होता है। दोनों चीज को याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि हाफ सबट्रैक्टर में डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको बोला ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कंप्लीमेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद बोरो का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटू क्या होता है, बी होता है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो आपका एडर हो गया, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मेनी इनपुट देते हैं और मेरे को एक ही आउटपुट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, मेनी टू वन। डीमल्टीप्लेक्सर में जस्ट अपोजिट होता है, इसमें आपका इनपुट एक होता है, आउटपुट आपका मेनी होता है, इसको क्या बोलेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। डाटा को सिलेक्शन करने के लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं, डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद डिकोडर है, डिकोडर भी आपका बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये भी आपका क्या हो रहा है, मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक। अब देखो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक में आपका सीक्वेंशियल सर्किट तो आपको बता दिए। अब सीक्वेंशियल सर्किट में स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली उस तरह के चीजों को बोलेंगे जो आपका एक बीट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। बीट मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, फ्लिप फ्लॉप के पहले हमको लैच पढ़ना है। लैच में हम लोग कोई क्लॉक पल्स का यूज नहीं करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। लैच का ही मॉडिफिकेशन वर्जन है जो आपका फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। फ्लिप फ्लॉप में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक पल्स का यूज करते हैं। इसका मतलब है आपसे पूछेगा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, आपको बोलना है लैच में हम लोग कोई भी क्लॉक पल्स का यूज नहीं करते हैं, बट फ्लिप फ्लॉप में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक पल्स का यूज करते हैं। ये चीज आपको बोलना है, ठीक है। आप पूछेगा कि फ्लिप फ्लॉप को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो आपको बोलना है फ्लिप फ्लॉप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होता है स्टूडेंट एसआर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा होता है डी फ्लिप फ्लॉप, लास्ट वाला होता है टी फ्लिप फ्लॉप। ये चीज आपको याद रखना है। इसका सर्किट डायग्राम को याद रखना है, इसका ट्रूथ टेबल को याद रखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को याद रखना है और इसका एक्साइटेशन टेबल को याद रखना है। इतना चीज यदि आप याद रख पाओगे तो आपका एग्जाम में एक भी प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। उसके बाद बेसिकली फ्लिप फ्लॉप 4 तरह का होता है, तो आपसे पूछेगा कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में आप कन्वर्सन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमको क्या करना है, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्सन करने आना चाहिए। यदि आपसे पूछेगा जेके से एसआर में जाओ, एसआर से डी में जाओ, डी से टी में जाओ, तो आपको प्रोसेस आना चाहिए कि आपको कैसे कन्वर्सन करना है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले बार के एग्जाम में ये 8 नंबर का प्रॉब्लम पूछा गया था, एक फ्लिप फ्लॉप दिया गया था, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्सन करने के लिए बोल रहा था। तो आप कुछ प्रोसेस को याद रखोगे, आराम से हो जाएगा, बेहद ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। उसके बाद मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप याद रखना है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन और सीक्वेंशियल सर्किट में स्टूडेंट आपका रजिस्टर क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज द क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। रजिस्टर को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। ठीक है, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। ठीक है, उसका सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, चार कैटेगरी में रजिस्टर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो रजिस्टर को भी समझना है, उसके बाद इसका डायग्राम को हम बता देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, तो चलो काउंटर समझ लेते हैं। काउंटर आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर का यूज करते हैं। काउंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर और एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर बेसिकली उस तरह के काउंटर को बोलेंगे जिसमें हम लोग एक ही क्लॉक पल्स का यूज करते हैं और सभी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्टेड करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस काउंटर बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। सिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो फास्ट होता है क्योंकि एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड होता है। एसिंक्रोनस काउंटर बेसिकली उस तरह के काउंटर को बोलेंगे, पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक से कनेक्टेड करते हैं, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक होता है वो आपका पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट उसके क्लॉक में जाता है। इसका मतलब है एसिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि आपका उसमें एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड नहीं होता है, जिसके कारण टाइम डिले ज्यादा होता है। इसका मतलब है सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, फास्टर होता है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, स्लो होता है। ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं आगे का क्या चीज है। उसके बाद ये तो हो गया, रजिस्टर बता दिए। उसके बाद एक होता है स्टूडेंट कन्वर्टर, काउंटर बता दिए, डिकोडर सीक्वेंस। अब देखो एक होता है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका मतलब है एनालॉग डाटा को डिजिटल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद डिजिटल डाटा को आप एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ मेथड है, उस मेथड का इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रॉब्लम पिछले बार आया हुआ था, इसका मतलब स्टूडेंट इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला टॉपिक्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी में कुछ मेमोरी एलिमेंट को पढ़ना है आपका, इंट्रोडक्शन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसके चार्ज कपल मेमोरी। सीधे सीधे इसका कुछ मतलब थ्योरी टाइप का है, तो थ्योरी टाइप में इसको आपको नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो गया, डिजिटल सर्किट का पूरा सिलेबस का डिस्कशन किया गया। इतना चीजों का आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट करोगे तो आपका डिजिटल सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर में 3 मॉड्यूल है, तीनों मॉड्यूल को कवर कर लोगे, ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आपको पढ़ना है स्टूडेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलो कि आपका ये सिलेबस है और आप मन लगा के पढ़ो, जिससे इसमें सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना सको। और ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तो और ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में कोई भी एग्जाम जब आप फेस करोगे, जस्ट लाइक एसएससी जेई, उसके बाद आरआरबी जेई, उसके बाद आपका कोई भी अनदर जैसे डीएमआरसी हो गया, डीआरडी हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, कोई भी आप एग्जाम जब आप फेस करोगे तो इससे आपका इस कंटेंट से, इस मॉड्यूल से प्रॉब्लम 100% देखने को मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट आप इस सब्जेक्ट को बढ़िया से समझो, बढ़िया से पकड़ बनाओ, बढ़िया से चीज़ों को समझो, बढ़िया से इसका प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने का कोशिश करो, जो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, कंटिन्यूअस सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक स्टूडेंट आपको हम बोलना चाह रहे हैं कि यदि कोई स्टूडेंट पर्सनली मतलब मेरे से जुड़ना चाहता है और इस सब्जेक्ट को बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमसे जुड़ सकते हो। फीस भी बहुत नॉमिनल है, ज़्यादा फीस नहीं है। कोई भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। जल्द से जल्द बैच स्टार्ट होने जा रही है, 1 सप्ताह के अंदर बैच स्टार्ट हो रहा है डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का, और मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट है सभी का मतलब बैच स्टार्ट होने जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।